नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हमारे खास मेहमान हैं चीन के योग गुरु मोहन भंडारी जी। मोहन भंडारी जी का मैं तारुफ कराना चाहूंगा। मोहन भंडारी कोई साधारण शख्सियत नहीं है। आज मैं कहूंगा कि बीजिंग या चीन में आपका डंका बजता है और भारत के योग को चीन के आम जनमानस में पहुंचाने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है आज वो देवभूमि डायलॉग में मौजूद है। यूं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते आज पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है, लेकिन चीन ने बहुत गंभीरता से योग को लिया है। और कैसा है चीन में योग का दबदबा, इसी पे बात करने के लिए मोहन भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। नमस्ते। थोड़ा सा अपनी यात्रा के बारे में बताइए, ऋषिकेश से बीजिंग तक की यात्रा कैसे रही? ये यात्रा की शुरुआत हुई थी 2003 में। 2003 में मैंने सबसे पहले, क्योंकि जो ऋषिकेश था वहां पर दुनिया के सभी लोग इधर उधर से योग करने आते थे, बट फर्स्ट टाइम इन 2003 देयर वाज अ चाइनीज ग्रुप and come to the practice yoga. So this, ये mostly the Chinese people, उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं हमेशा यही सोच रहा था ये लोग चाइना से नहीं है, ये लोग जापान से हैं, क्योंकि अच्छा। उस समय मैंने आज तक कभी देखा नहीं था चाइनीज लोग आ रहे हैं योग के लिए। तो समहाउ क्लासेस चल रही थी, मैं सिखा रहा था, लेक्चर भी चल रहे थे। तो जब 3 दिन खत्म हो गए तब मेरे को पता चला ये लोग सब चाइना से हैं और ये कुछ जो आपने अब तक बोला है कुछ भी इनकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि वहां ट्रांसलेटर नहीं था कोई भी। अच्छा। तो मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ जब ये लोग समझ नहीं रहे हैं कुछ, और वहां पे चलो आसन की क्लास आप देख के कर लेते हो, पर दिन में जो हमारी लेक्चर प्राणायाम की क्लासें होती हैं वो कैसे कर रहे, वो उसमें क्या कर रहे थे ये लोग। तो वो मैंने देखा इन लोगों को, जो इन लोगों का ये है कि इवन उनको समझ में नहीं आ रहा था कुछ, पर वो आए थे योग के लिए, पर कुछ भी योग के नाम पे हो रहा था वो सिर्फ उसको महसूस करना चाहते थे, उसको स्पर्श करना चाहते थे, उनकी समझ में आए ना आए, पर इससे ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सो दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर विद द चाइनीज पीपल, एंड देन देयर वाज अ यिन यान हु invite me to come Beijing for just 1 month to teach her the yoga. So यहाँ आने के बाद काफी लोग चाहते थे कि मैं उनको सिखाऊं सुबह, क्योंकि सब लोग बिजी रहते थे। तो धीरे धीरे 15 से 20 लोग सुबह सुबह योग करने के लिए आने लगे 2003 में। तो एनी हाउ मैं 1 महीने के लिए आया था, फिर मैं वापस चले गया परमात्मा निकेतन, क्योंकि मैं वहां पे ही सिखाता था परमात्मा निकेतन में। तो ये जो 20-25 लोग थे ये लोग सोचने लगे क्यों ना हम एक योगा सेंटर खोलें बीजिंग में, और ये जो हमारे टीचर हैं ये यहाँ आके हमको सिखाएं। सो दिस वाज देयर प्लानिंग। सो आफ्टर 6 महीने बाद उन लोगों ने फोन किया आश्रम में कि हम आपके जो टीचर है उनको दोबारा इनवाइट करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने बुलाया मेरे को, स्वामी जी ने बोला कि आपके लिए फोन आया कि आप जाना चाहोगे। तो मैंने यही सोचा था उस समय कि दोबारा मैं 1 महीने के लिए जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए। तो मैं वापस 2004 में वापस चाइना आया। तो इन्होंने एक छोटी सी जगह तैयार की थी योग के लिए, उसमें सिर्फ 8 लोग आ सकते थे, और ये जो जगह थी ये पुराना बेल टावर था। अच्छा। ये 400 साल पुराना बेल टावर था। वो मैं आपको अजीत जी मैं बताऊं आपको भट्ट जी, ये 5 जगह से खुली हुई बिल्डिंग थी, उसकी रूफ खुली हुई थी और चारों डायरेक्शन से ये बिल्डिंग खुली हुई थी। तो इसको इन्होंने डेकोरेट किया था, उनको ग्लास लगा के बड़े सुंदर बनाया था लोगों ने। तो उस जगह पर भट्ट जी सिर्फ 8 लोग आ पाते थे। तो ऐसे हमने शुरू किया था। तो मैं समझ गया कि किस तरह से आपकी यात्रा, लेकिन मैंने देखा कि आज के दिन में, लेकिन तब से लेके आज तक जो योग की यात्रा है वो आपके सहारे मैं समझता हूं कि एक बड़े चीन के भूभाग में फैल गई है। मैं पहला भारतीय
अध्यापक था यहाँ पर जो योग सिखाने के लिए आया था, उससे पहले मुझसे पहले जो जितने भी अध्यापक थे योग के, वो या तो यूरोपियन थे या फिर अमेरिकन थे। सो जब मैं आया तो एक बार नहीं, कई बार लोगों ने मेरे से पूछा कि योग अमेरिका से आया है, वहां पर योग किस तरह लोगों ने सीखा योग। सो उनको ये हमेशा रहता था कि जो भी उन्होंने टीचर देखे या वीडियो देखे योग के बारे में, जी। उसमें सब वेस्टर्न लोग थे। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछते थे कि योग आपने कहाँ से सीखा। तो उनको हमेशा ये लगता था कि योग की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो वेस्ट से हुई है। तो हम्म। मैं उनको उनको वेरी बेसिक थिंग, जो सबसे बेसिक थिंग है, वो भी बताना पड़ता था कि योग अमेरिका से शुरू नहीं हुआ है, योग इंडिया से शुरू हुआ है। तो इवन वी आर द नेबर चाइना एंड इंडिया, बट वी दैट टाइम, उस समय जो हमारी जानकारी थी दो देशों के बारे में, वो बड़ी सूक्ष्म थी। हम ज्यादा कुछ जानते नहीं थे एक दूसरे के बारे में। तो आप ये लगा सकते हो भट्ट जी, इतनी बेसिक जानकारी, वो सोचते थे कि योग जो ये कला है, ये समवेयर कम फ्रॉम द वेस्ट, अमेरिका और फ्रॉम यूरोप। सो यहाँ से शुरू करना पड़ा हमें। बट एज द ईश्वर की कृपा रही, लोगों ने, जो मैं सिखाता था उनको उनको अच्छा लगा, उनको मन और बुद्धि, शरीर पर उनका लाभ हुआ, लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो हमने, जो हमारा बेल टावर था उसके बगल में एक जगह थी, वहां एक छोटी सी जगह किराए पे ली, तो उसमें 16 लोग आते थे। तो इस तरह से ग्रेजुअली ये शुरू हुआ। फिर नेचुरली लोगों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जो हर लेयर, जो हमारा एग्जिस्टिंग लेयर है ह्यूमन बॉडी की, इस फिजिकल बॉडी हो गई, एनर्जिक बॉडी होगी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी और ब्लिसफुल बॉडी, ये हर लेयर पे काम करती है। तो जो जो भी व्यक्ति आता है योग सीखने के लिए, योग करने के लिए, उसकी एक नीड होती है, एक जरूरत होती है, इसलिए वो आता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता आज तक कोई मैंने ऐसा व्यक्ति देखा हो जो योग की कक्षा में आया हो और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आया हो। क्योंकि अगर आप क्लास में आते हैं तो वहाँ इंटरटेनमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको फन ही चाहिए तो फन के लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते। तो जो भी लोग आते हैं उनकी एक जरूरत होती है, शरीर से जुड़ी हुई या फिर एनर्जी से जुड़ी हुई या मन से जुड़ी हुई। तो योग एक ऐसी विधा है जो आपको, जो भी आपकी नीड है, फिजिकल लेवल, इन मेंटल लेवल, एनर्जिक लेवल, वो आपको फुलफिल करके दे सकती है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो। एंड दिस इज समथिंग लाइक वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन अदर ट्रेडिशन, क्योंकि चाइना में भी ताइची है, चिगुंग है, अदर चीजें, पर योग जो एक ऐसी विधा है, अगर आप उसको रोज करते हो, जी। वो भी आपका पर्पस है करने का, इन फिजिकल लेवल, इन मेंटल लेवल, इवन इन स्पिरिचुअल लेवल, यू गोइंग टू गेट दैट। बिल्कुल एंड मोहन जी, अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप वहां पर गए तो मैं जानता हूं कि कितनी बड़ी लैंग्वेज की कितनी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो तो अंग्रेजी हिंदी बिल्कुल भी अब तो खैर थोड़ा समझने लगे हैं जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर बहुत तेजी से शुरू हुआ है। तो आपने फिर कैसे ये भाषा सीखी? नहीं भट्ट जी, मैं आपको बताता हूँ, चाइनीज जो लोग हैं, वो इंडियन लोगों के प्रति उनकी जो श्रद्धा है या रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं शुरू से, जब मैं 2003 से सिखा रहा हूँ, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। अब तक मेरे को 18 साल हो गए यहाँ पर, बट मेरे को चाइनीज लैंग्वेज अभी भी परफेक्ट नहीं आती है। हाँ, समझ लेता हूँ, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, बट आपको अगर क्लास लेनी है चाइनीज में तो अभी भी बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ के लोग बड़े सपोर्टिव थे शुरू से। मैं जो भी, सिर्फ दो चीजें मैं चाइनीज में बोल सकता था शुरू में, सीची पूछी, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, श्वास प्रश्वास। उसके अलावा तीसरा वर्ड मेरे को नहीं आता था चाइनीज। अच्छा। तो पूरी क्लास में अगर आप चाइनीज की जो शब्दों की बात करें तो यही दो शब्द लोग सुनते थे। पर नेचुरली क्या था भट्ट जी, लोग इतनी रिस्पेक्ट थी, मतलब अभी भी है, इंडियंस कल्चर के प्रति और इंडियन स्पेशली योग के प्रति। तो इनका सपोर्ट काफी अच्छा रहा। मतलब वो
दो चीजें सिर्फ जो चाइनीज में मैं बोलता था, श्वास लो और श्वास छोड़ो। उसके अलावा जो भी अंग्रेजी थी वो उनकी समझ में नहीं आती थी, पर जो वो देखते थे, जो मैं करता था आसन वगैरह, उसको वो लोग फॉलो करते थे। और 8 लोगों से हम लोग आज चाइना के सबसे बड़ा योग इंस्टीट्यूट है योगी योगा। तो एज आई थिंक ये लव है लोगों का, श्रद्धा है और रिस्पेक्ट है योग के प्रति, अभी क्योंकि कितने कितने स्टूडेंट्स आपके पास होंगे जो योग सीखते हैं? आ, हमारे पास दो सिस्टम है बच्चे। एक होता है जो स्कूल है जिसमें सिर्फ ट्रेनिंग चलती है, एक होता है मेंबरशिप जो क्लब टाइप का होता है कि आप वहां पे सिर्फ क्लास के लिए जाते हो। तो जो हमारा मेंबरशिप है उसमें आप अभी जो मेंबर है वो 14,000 है बीजिंग में, और दूसरे सिटी में मेरे को इतना वो नंबर्स का याद नहीं है, पर वो नॉर्मली ये आप ये लगा के चलो 20 to 30,000 जो भी ये 20 से 30 हजार लोग हैं वो मेंबरशिप क्लब में आते हैं। और जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का हर ट्रेनिंग का एक समय होता है। तो हमारे पास जो अगर आप योगी योगा की जो योग की ट्रेनिंग आप पूरी करोगे तो वो उसमें 2,000 घंटे की ट्रेनिंग है। नेचुरली हम लोग अगर आप सिस्टमेटिक करते हो उसको तो 1.5 ईयर का समय लगता है। तो अब तक हम लोगों के यहाँ से एटलीस्ट आपको 40,000 स्टूडेंट टीचर बन चुके हैं यहाँ पे। हर महीने हमारे पास 300 से 400 लोग स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि जो हमारे स्कूल है वो बीजिंग में है, हांजो, ग्वांजो और चंदू में, ये इनके जो बड़ी बड़ी सिटी हैं वहां पर हम लोगों ने स्कूल स्टैब्लिश किए हुए हैं। तो और खाली बीजिंग में अगर आप लेके चलो, अभी मैं बीजिंग के स्कूल में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर अभी आज के टाइम पे 250 स्टूडेंट हैं अलग अलग ट्रेनिंग्स में। तो हर महीने आप ये लगा सकते हो कि हर महीने 200 से 300 स्टूडेंट पास आउट होते हैं। तो अच्छा, दूसरा, जब आप वहां पहुंचे तो फिर उसके बाद आपको ज़्यादा योग सिखाने वाले मैन पावर की ज़रूरत हुई होगी, तो फिर क्या आपको वापस उत्तराखंड नज़र आया कि यहाँ से कुछ लोगों को वहां ले जाया जाए? आपने बहुत सही बोला, क्योंकि जब लोगों ने योग सीखा, योग करने लगे, तो लोगों जो इंडियन टीचर की जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गई। हर कोई ये चाहता था कि वो इंडियन टीचर से सीखें, क्योंकि अगर आपको ताई ची सीखनी है तो आप चाइना आओगे और आप किसी चाइनीज टीचर को ढूंढे, क्योंकि ये सोर्स वहां से है। तो इसी तरह यहाँ पर चाइनीज जो योगीज थे जो सीखना चाहते थे, वो एक क्रेज हो गया कि अगर योग सीखना है जी। तो इन टीचर से सीखना है। तो the demand of yoga teacher from India start increasing so much. So in that time we have lot of franchise. So every franchise we have one Indian teachers. So that time is almost 64, 65 franchise. So we have bring at least more than 100 yoga teachers from Uttarakhand, also from the in different part of India. We have lot of teacher. हर हिस्से से इंडिया के लोग आए हैं, जम्मू से, हिमाचल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से, ऑफ कोर्स उत्तराखंड से सबसे ज्यादा टीचर्स यहाँ पर हैं। तो आपको आप उनको, वो लोग ज़्यादातर ये नहीं चाहते कि जो योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड की ऋषिकेश, वहाँ माँ गंगा के पवित्र तट के किनारे भी योग किया जाए? वो कभी आपसे ये डिमांड नहीं करते? नहीं, अगर आप ऋषिकेश जाओ, क्योंकि मैं ऋषिकेश में, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ, तो जब हम छोटे थे तो वहां पर अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको इटालियन में लिखा हुआ मिलता था। काफी बार आपको जो मेन्यू होते थे वो भी इटालियन में मिल जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इटालियंस डिसअपियर हो गई लैंग्वेज। उसके बाद हिब्रू में आपको लिखा हुआ मिलता था जगह जगह। इवन जो साइन है इधर उधर जाने के वो भी आपको हिब्रू में मिल जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर रशियन लोग काफी आने लग गए। तो मेजोरिटी ऑफ जो चीजें लिखी रहती थी वो रशियन में। अब अगर आप ऋषिकेश अब जाओ तो वहाँ चाइनीज में आपको लिखा हुआ मिलेगा काफी चीजें। अच्छा। आपको मेरे को भी चाइनीज में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ टीचर हैं वो काफी लोग उत्तराखंड से हैं। ऑफ कोर्स उत्तराखंड बर्थ प्लेस है, ऋषिकेश कैपिटल है,
सो अगर आप इस फील्ड में हो, योग के फील्ड में, एक आपको हमेशा जिज्ञासा रहती है कि मैं वहां जाऊं, चाहे 1 हफ्ते के लिए जाऊं, 1 महीने के लिए जाऊं, पर मैं जाऊं वहां और वहां अभ्यास करूं। तो ये जिज्ञासा हर स्टूडेंट में है, क्योंकि जब हम लोग सिखाते हैं तो हमेशा कुछ उदाहरण देने पड़ते हैं जो हमेशा हमारी जन्मभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आते हैं। हम्म। योगियों के नाम लेने पड़ते हैं, योगियों के कथाएं बोलनी पड़ती हैं, तो नेचुरली उनका रिलेशन समहाउ समवेयर इन माउंटेन ऑफ हिमालयस, ऋषिकेश और इन अदर प्लेसेस। सो but जी, almost those people are serious in yoga, they want to visit India and they want to go to Rishikesh. आपको क्या लगता है मोहन जी कि जब से प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मंच पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पिच किया, उसके बाद हमारी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई पूरे वर्ल्ड के सामने, और पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज ने भी रिकॉग्नाइज किया हमारे इस प्रपोजल को कि साहब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। आपको लगता है उसके बाद बहुत विस्तार हुआ है योग का पूरे वर्ल्ड में? ये एक आपको भी मालूम है भट्ट जी, ये जो फर्स्ट टाइम इस तरह का रेजोल्यूशन पास हुआ है यूएन में, क्योंकि इससे पहले इतना सपोर्ट किसी भी रेजोल्यूशन को नहीं मिला है, और इसके पास होने के बाद ये योग, पहले से योग एक ब्रांड था जो दुनिया में फैल रहा था, बट आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के एफर्ट से ये एक ऐसी इमेज बन गई है इंडिया की जो दुनिया को ये सिखाती है कि इंडिया में बहुत कुछ है। अगर आप सीखना चाहते हो अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, इंडिया के पास बहुत कुछ है आपको देने का। और योग, जो पहले लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती थी, ये योग दिवस आने की वजह से, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पर लोग, हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया योग के ऊपर बोलता है, तो जो कंफ्यूजन थी वो काफी ज्यादा हट चुकी है। जी। और लोग यही चाहते हैं कि लोग ये समझते हैं अब, योग एक ऐसी विधा है, ऐसी कला है जो आपको स्वस्थ रख सकती है, और हर कोई स्वस्थ होना चाहता है। तो मुझे लगता है कि उनका जो ये रेजोल्यूशन था, ये इनिशिएटिव था कि योग को पूरी दुनिया में फैलाना, इसने हर 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 कंट्री ने इसको वेलकम किया है। और मुझे लगता है कि जितने लोग योग का अभ्यास करेंगे, उतना इस दुनिया में हार्मोनी आएगी, समृद्धि आएगी, लोगों के मन को शांति मिलेगी। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने देखा चीन ने बहुत गंभीरता से लिया है योग को, और उन्होंने अपने स्कूल के करिकुलम में भी, जैसे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पीरियड होता था, फिजिकल एजुकेशन का होता था, लेकिन चीन ने अब योगा के लिए अलग से पीरियड रख दिया। मुझे ये भी पता लगा आपके माध्यम से कि वहाँ पर टीचर नियुक्त किए गए हैं हर स्कूल में कि साहब वो योगा सिखाएंगे बच्चों को। आपको लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत के लिए? ये बच्ची काफी बड़ी बात है, क्योंकि चाइनीज एज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वो लोग वेलकम कर रहे हैं जो हमारा ट्रेडिशन है, और वो चाहते हैं, उनका सिर्फ एक एम है आज चाइनीज गवर्नमेंट का कि लोग स्वस्थ रहें, जो उनका यंग जनरेशन है वो स्वस्थ रहे, फिजिकली ऑल्सो मेंटली। सो उसके लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार है। दे डूइंग ऑल एफर्ट, दे ब्रिंगिंग whatever is good is exist all over the world in the name of practice, exercise, anything. They want to let the Chinese student try that. So ये आइडिया उनके मन में, मतलब ये अप्लाई करने के लिए योग, उन्होंने काफी यूनिवर्सिटियों में एज ए योगा टीचर एक पोस्ट है। तो हमारे काफी स्टूडेंट जो यहाँ से पास आउट होके अभी यूनिवर्सिटियों में योग सिखा रहे हैं। यहाँ पर दूसरा भट्ट जी, काफी ज्यादा आजकल रिसर्च योग के ऊपर हो रही है। यूनिवर्सिटी में जो रिसर्चर हैं, उसमें से काफी पेपर आप देखोगे, पहले नहीं होता था, बट इन 1 ईयर काफी जो योग के ऊपर रिसर्च हो रही है, वो पेपर इंटरनेशनल मैगजीन में जो जा रहे हैं पेपर, वो काफी चाइना से जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट है लोगों के बीच में, और लोग साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं योग के ऊपर। एज साइंटिफिक रिसर्च कीप कमिंग, सो
schools, university won't let their student get benefit from the yoga. So एक बहुत बहुत गर्व की बात है as a Indian, or for Indians people, like people want to learn their tradition in schools in young age. अच्छा, आप भी, मुझे मालूम है कि 1-2 महीने के लिए हर वर्ष जो है वो ऋषिकेश आते हैं, उत्तराखंड आते हैं। थोड़ा सा अपनी यादों के बारे में बताइए, कुछ आपको याद है शुरुआत में और जब आप यहाँ आते हैं, या यहाँ का कुछ ऐसा वाक़या जो आपको याद है कि आप जब स्कूलिंग में थे, या कुछ आपको याद है उत्तराखंड की? ये उत्तराखंड, मेरा जो घर है पणजी, वो गुप्त काशी के पास है। ये इसको बसु केदार के पास एक गांव है डूंगर। मेरा जन्म स्थान वहाँ है। मैं जब भी वापस इंडिया जाता हूँ, ऋषिकेश जाता हूँ, अपने गांव जाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। अगर मेरे को मौका लगता है तो मैं जरूर जाता हूँ, क्योंकि हम लोग बोलते हैं देवभूमि, देवताओं की जगह है। और अपने जब हम लोग वापस जाते हैं तो देवताओं के दर्शन करने जरूरी होते हैं। एक अंदर से वो है कि अब घर जाओ तो अपने देवताओं के दर्शन करने जरूर जाओ। तो जब भी मेरे को मौका लगता है तो मैं जाता हूँ, गाँव भी जाता हूँ। और ऋषिकेश तो हम लोग रहते हैं, पर स्कूलिंग मेरी अधिकतर ऋषिकेश से हुई है। मेरे पिताजी आईडीपीएल में सर्विस करते थे, तो इंटरमीडिएट तक मैंने आईडीपीएल में पढ़ाई की। फिर उसके बाद गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। मैंने कभी सोचा नहीं था, सपने में नहीं सोचा था कि मैं योगा टीचर बनूंगा। एज ए प्रोफेशन टीचर मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में, क्योंकि आई वॉज वेरी शाई पर्सन। अगर 3-4 लोगों के सामने बात करनी हो तो मेरे लिए बड़ा दिक्कत की बात थी, नहीं कर पाता था मैं। आई वुड प्रेफर टू हाइड, बट बाय मिस्टेक और बाय चांस आई बिकम ए योगा टीचर। सो उस समय मैं याद करता हूँ, जब उस टाइम पे जब मैं छोटा था, तो अगर आप मेरे को क्लास में खड़ा कर दो बोलने के लिए 20-25 लोगों के बीच में, तो मेरे आंसू आते थे सबसे पहले, सब नहीं। तो आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, बट आफ्टर learning from the Rudradev ji, learning from Kevaladama, from S. Vyasa, from Mysore, and in dream I have not thought like I'm going to be a yoga teacher. It's just मेरे को अच्छा लगता था अभ्यास करना और सीखना। उनकी जो पतंजलि योग सूत्र है, हठापट-दीपिका, ग्रहण संहिता, उसको गुरुओं से सीखना। इसीलिए मैं अलग अलग स्कूल में पढ़ाई की मैंने योग की, पर ये सोच के कभी नहीं किया कि आप योगा टीचर बनेंगे। हाँ, उस समय योगा टीचर कोई जॉब होती नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय जब मैं केवला धाम जा रहा था अपनी पढ़ाई के लिए, डिप्लोमा के लिए, तो काफी सारे मेरे रिलेटिव आए घर पे। उनको पता चला कि ये केवला धाम जा रहा है, वहां पर योग का डिप्लोमा होता है। तो उन्होंने मेरे पिताजी को बोला कि कहाँ भेज रहे हो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। नहीं, ये लड़का जोगी बन जाएगा। अच्छा, ये सब आपको छोड़ छाड़ के भाग जाएगा और ये जोगी बन जाएगा, क्योंकि ये जोगियों के काम होते हैं योग करना, कहाँ भेज रहे हो इसको। तो पिताजी ने मेरे को पूछा, तेरे को जाना है, करना है, क्यों करना है? तो मैंने उन्हें बताया मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आसनों की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा, उसको मैं थोड़ा ज्ञान चाहता हूँ उसका। तो उन्होंने बोला अगर तेरी इच्छा तो जा। तो उस समय कोई वो नहीं होती थी जॉब, लाइक आप सीख रहे हो योग की, आपके मन में होगा कि लाइक मेरे को योगा टीचर बन। उस समय कोई सोचता नहीं था कि कोई प्रोफेशन होता है योगा टीचर का। तो और कुछ याद है, मतलब योगा के अलावा भी किसी और सेक्टर में आप, किसी और क्षेत्र में भी आपका दिल लगता था, चाहे वो कल्चरल सेक्टर है या कहीं भी क्षेत्र है, कहीं और भी आपका दिल लगता था, या सिर्फ आपको योगा प्रैक्टिस करना ही अच्छा लगता था? नहीं भट्ट जी, मैं फुटबॉल खेलता था, और मैं अपने स्कूल के लिए फुटबॉल खेल रहा हूँ, अपने कॉलेज के लिए फुटबॉल खेल रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो वो मैं उसमें काफ़ी अच्छा था, मैं डिफेंस में खेलता था। तो हम लोग मतलब जब बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, सर्दी गर्मी हो, 4 से 6:30 बजे तक फुटबॉल ग्राउंड में हम होते ही होते थे। तो अभी भी मैं वापस जाता हूँ जब ऋषिकेश, तो अभी भी जो पुराने खिलाड़ी हैं वो सुबह आते हैं। सब लोग 40 के ऊपर वाले हैं, 50 के करीब हैं, तो वो लोग आते हैं
10-20 हो जाते हैं। अभी भी जब भी मैं इंडिया वापस जाता हूँ तो वो दिन में सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक फुटबॉल का गेम चलता है। तो काफ़ी यादें हैं मतलब बचपन की। और उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर शांति है। शांति मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है वो शांत है और ये आपका मन को शांत रखता है। तो आपको खेलने में अच्छा वो लगता है, आपको आप ट्रैकिंग आप जस्ट ऋषिकेश से 10 मिनट के लिए ऊपर पहाड़ों में चले जाओ, मतलब आपका मन ऐसा हो जाता है कि यहाँ छोड़ के जाना मुश्किल होता है उत्तराखंड का। तो साथ ही मुझे कोई गीत आपको पसंद हो बचपन में जो आपके नज़दीक रहा हो, कभी आपको लगता हो कि कभी मन में आता हो कि साहब ये गीत जो है ये बहुत अच्छा है, कई बार हम लोग गुनगुनाते हैं, तो कोई ऐसा गीत आपको याद है जो आपके जहन में आज भी है? काफ़ी गीत हैं। मैं मेरी अभी आपने एकदम पूछ लिया तो ध्यान नहीं आ रहा है। तो अब एक पिक्चर आई थी घर जवान। हाँ। वो पिक्चर पहली पिक्चर थी जो मैंने जाके सिनेमा हॉल में देखी थी। वो पहली पिक्चर थी। शायद उस समय मैं कक्षा 6-7 में पढ़ता हूँ। तो उसका एक गाना है क्या, अभी ध्यान नहीं आ रहा भट्ट जी मेरे को, पर उसके गीत जो है, एक वो बड़ा सुंदर गाना है नरेंद्र सिंह नेगी जी का। अभी ध्यान नहीं आ रहा भट्ट जी, मैं आपको क्षमा नहीं, चाहता हूँ। कोई ऐसा गीत जो कहीं थोड़ा भी आपके जहन में है, मैं चाहता हूं आज आप सुनाएं, क्योंकि लोगों को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम जो भी लोग बाहर चले जाते हैं तो हमारे यहाँ के लोग ये कोशिश करते हैं कि देखें जरा ये अपनी जड़ों से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, तो उसमें संस्कृति एक बहुत अहम किरदार निभाती है। एक से तो फेमस गाना है, हर हर जो पहाड़ी है उत्तराखंडी है उसको आता है, उसको ये गाना हमेशा बेड़ू उसके पाको। मन में, पेड़ पाख्यो बारमासा नरणी कपल पाक चैता मेरी छैला। सो दिस इज लाइक दिस, ये जो गाने हैं कुछ तो, एक वो जो हमारा वो गाना है, चली रे मोटरी चली, नरेंद्र सिंह नेगी जी का। सरारा प्वा प्वा चली रे मोटर चली, सरारा प्वा प्वा तेड़ा मेड़ा बाट्यूमा ऊंचा नीचा डांड्यूमा, चली रे मोटर चली सरारा प्वा प्वा। I'm always fan of नरेंद्र सिंह नेगी। He is like he उनके जो गीत होते हैं वो जमीन से जुड़े हुए गीत होते हैं। बहुत बहुत अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कभी नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ आपको जोड़ने की, तो वो भी एक बड़ा अद्भुत संगम रहेगा। और साथ ही मैं थोड़ा सा अब ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारे उत्तराखंड के लोग जो बहुत अच्छे योगाभ्यास करते हैं, बट बहुत लोग चाहते हैं कि उनको मौका मिले दूसरे देशों में जाके योग सिखाने का। आपका कोई ऐसा विचार है आने वाले फ्यूचर में कि आप चीन से बाहर भी योग को विस्तार दें, ताकि हमारे यहाँ के नौजवान जो योगाभ्यास करते हैं, जो बहुत कुशल हैं, दक्ष हैं, उनको भी एक मौका मिल जाए? हम लोग भट्ट जी कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है, अगर आप यहाँ पर डेवलप करते हो तो आपको इतना स्पेस है कि आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। और ये जो स्पेस है, जो काम है, आपको बिजी रखता है। पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड एक अच्छी जगह है जहाँ पर लोग स्ट्रेस फ्री हैं और लोग चाहते हैं कि वेल बीइंग के लिए कुछ किया जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग न्यूजीलैंड में एक योगा का स्कूल खोलें, वहाँ पर सेंटर खोलें। तो कोशिश है हमारी। अच्छा, चाइनीज़ गवर्नमेंट से किस तरह का सपोर्ट आपको मिलता है? क्योंकि जब मैं बीजिंग आया था, मैंने देखा था कि वहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री, एक तरफ योगा चल रहा था, दूसरी तरफ ताई ची साथ साथ चल रहा था, और वो दृश्य भी अपने आप में बड़ा अद्भुत था। किस तरह का सपोर्ट आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट की ओर से मिलता है? यहाँ पर गवर्नमेंट आपको किसी, जो आप कुछ भी योग के नाम पे कर रहे हो, आसन है, प्राणायाम है, फिलॉसफी है, मंत्र उच्चारण है, उसमें कोई ऑब्स्टिकल पैदा नहीं करते ये लोग। और आपको काफी बार
अब तो गवर्नमेंट इस चाइनीज गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है योग को, क्योंकि अब ये देखिए जितने भी बड़े इवेंट होते हैं, इवन इज अ गवर्नमेंट इवेंट, वहां पर योग का प्रदर्शन होता है और योग को एक उसमें रखा जाता है कैटेगरी में, चाहे वो आपका कोई भी बड़ी इवेंट होती है। और आज के टाइम पे अभी जस्ट 1 मंथ बिफोर बर्जी में मेरी मीटिंग थी, इनकी जो जो इंडियन फ्रेंडशिप काउंसिल है उसमें इनके अपने काफी ज्यादा लीडर वगैरह हैं, तो ये लोग काफी कुछ चाहते हैं कि इंडियन योगा को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, थ्रू किताबों के जरिए, थ्रू वीडियो के जरिए। तो यहाँ पर काफी गवर्नमेंट काफी पॉजिटिव है इंडियन योग के लिए। साथ ही आपने देखा कि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, खासकर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा सुर्खियों में रहता है, और जब इस तरह की खबरें रहती हैं तो आपके जहन में क्या आता है? बट जी यहाँ पर मीडिया आपको पता है अंडर कंट्रोल है, सो यहाँ पर खबरें अधिकतर आती नहीं है। जो भी खबरें जो मैं सुनता हूँ वो इंडियन मीडिया के उससे आती है, तो काफी कम यहाँ पे न्यूज आती है कॉन्फ्लिक्ट की। बट लास्ट टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो एटलीस्ट एवरी चाइनीज पीपल नो अबाउट दैट। बट चाइनीज जो लोग हैं वो जानते हैं कि जो गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है वो एक अलग चीज है, जो जो जनता के बीच में वो अलग चीज है। सो एज ए Chinese people, they don't have lose respect, or their respect has not decreased for Indian people. They're still very friendly with the Indian people. So ये जो conflict है, ये जो व्यवहार है लोगों के बीच में, उसको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। ओके, एक लास्ट सवाल मैं ज़रूर आपसे जानना चाहता हूं कि क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर क्या कुछ खास आपने प्लान किया है बीजिंग में या चीन के अन्य शहरों में? भट्ट जी, इस जो योगा डे आ रहा है उसमें हम लोगों ने मॉर्निंग 6 o'clock टू इवनिंग 9:30 फ्री क्लासेस रखी हुई हैं। ये 36 सिटी में, चाइना की 36 सिटी में फ्री क्लास है सुबह से शाम तक। ये ऑफलाइन क्लासेस भी हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो अगर आप ऑफलाइन अवेलेबल हैं उस जगह पे जाने के लिए तो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो कोलैबोरेशन है वो 600 सेंटरों के साथ हुआ है 36 सिटी में। तो एक तो ये हो रहा है, दूसरा हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो काफी बड़े स्तर पे सेलिब्रेट करेगी इस बार योगा डे को। और हमारे यहाँ एक योगा डे के दिन इवनिंग में एक ध्यान होता है, तो उसमें जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण होता है और वो सबके लिए प्रार्थना होती है, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना होती है। तो हम लोग ये कर रहे हैं इस बार के योगा डे में। तो ये आप इनको सिखा रहे हैं चाइनीज लोगों को कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये आप बोलिए? ये लोग मंत्र जो, क्योंकि देखिए मैंने भट्ट जी जब से मैं यहाँ पे हूँ तो जो कल्चर है चाइनीज कल्चर और इंडियन कल्चर वो काफी एक दूसरे के काफी क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अपने जो अध्यापक होते हैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और जो माँ बाप होते हैं उनको अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उनकी सेवा करते हैं। तो अपना जो कल्चर है और चाइनीज कल्चर है वो काफी मिलता जुलता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो मंत्र उच्चारण है ये लोग उसमें काफी काफी इंटरेस्टेड है। और एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि मैं जब योग सिखाता था पहले इंडिया में तो लोग यूरोपियन आते थे, अमेरिकन आते थे, उन लोगों के उच्चारण और चाइनीज लोगों के उच्चारण, मंत्र उच्चारण में जमीन आसमान का फर्क है। इन लोगों को अगर आप मंत्र उच्चारण सिखाओगे तो एक हफ्ते में ये लोग बड़ा अच्छा उच्चारण करते हैं मंत्रों का। और इनकी काफी लोग हैं जो जिनके पास अपने मंत्र हैं जिसका वो दिन में 3 बार 4 बार 108 बार उच्चारण करते हैं। तो मंत्र उच्चारण 108 बार, तो ये लोग मंत्र उच्चारण के लिए काफी, क्योंकि इनके पास जो पुराना ट्रेडिशन है बुद्धिज्म का, दाओइज्म का, उसमें मंत्र उच्चारण है, तो लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, उनको कोई दिक्कत नहीं होती कि मंत्र उच्चारण क्या है और क्यों करना चाहिए।
थोड़ा सा मैं इसलिए जानना चाहूँगा, कोरोना को लेकर अब वेलबींग की बहुत पूरी दुनिया में चिंता हो रही है। ऐसे में आपका अनुभव क्या करता है कहता है, खासकर पोस्ट कोरोना के इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं, योग कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? योग एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जो जितना भी कोविड कोविड या दूसरे वायरस हैं, मैं मोस्टली दे इफेक्ट अवर बॉडी। जब हमारा इम्यूनिटी लेवल नीचे होता है, और मोस्टली क्या कोविड 19 इफेक्टिंग अवर लंग्स एंड क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर अदर ऑर्गन्स। सो इफ ए अगर आदमी योग करता है निरंतर, क्योंकि एक योग करना होता है साल में, आप एक बार करते हो योग दिवस पे, या फिर आप 10 बार करते हो, या फिर आप 365 दिन करते हो। अगर आप 365 दिन कर रहे हो और 15 मिनट के लिए भी कर रहे हो, या आधे घंटे के लिए भी कर रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और ये आपको एक सुरक्षा देती है कि जो चीजें इन्वायरमेंट में आपको खतरा पैदा कर सकती है, उनसे आपका बचाव कर सकती है। यहाँ पर यहाँ पर चाइना में तो अभी तक इन लोगों ने कभी योग से या योग का कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं किया है कोविड की उस रिकवरी में। पर इंडिया में काफी, क्योंकि मेरे मित्र हैं विनोद नौटियाल जी श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों ने प्राणायाम का काफी क्लासें दी हैं कोविड पेशेंट को कोविड हॉस्पिटल्स में। तो उसके रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। अगर मैं फिर बोलूंगा, अगर आप योग कर रहे हैं 10 मिनट या 15 मिनट के लिए भी 365 दिन कर रहे हैं, ये आपको एक सुरक्षा कवच देगा, कोविड 19 से नहीं पर कई अदर बीमारियों से भी ऑल्सो। अच्छा, थोड़ा सा अपनी भाषा की कुछ याद है कि आप कभी पहाड़ में जाते हैं, वहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग आपसे कहता है अपने गढ़वाली में, मोहना कहाँ छे आजकल तू के करने छे, इस तरह की बातें पूछते हैं आपसे? नहीं बट जी, मेरी गढ़वाली बहुत अच्छी है। अच्छा, थोड़ा कुछ जरा कुछ बोलिए ना आप। अच्छा, मैं चाहता हूँ अब उत्तराखंड के लोगों को गढ़वाली में एक संदेश दें। ने मैं यन बोलना चाहूँ दिदा बोलियो, योग जुची हमारे उत्तराखंड पे दिन आयो दुनिया भरा बड़ा बड़ा मुनि तुम तपस्या कर रही है हमारे उत्तराखंड में, पर हमारा उत्तराखंड लोग भेड़ छिंदे खड़ा दूसरा लोगों से दगड़ी सिंह सीखना। अगर हमारा लोग आपको दुनिया भर आप यक दुनिया भर यूनिवर्सिटी में कोर्स दें, अगर आप लोग कोर्स करला तो भविष्य में उत्तराखंड दुनिया बहुत सब तय योग सिखोलो। तो मेरी यही शुभकामना ची सब तय कि स्वस्थ रहो, योग करा और मौज मारा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं उत्तराखंडी होने के नाते पूछ रहा हूँ, जो अब की जनरेशन योग में अपना भविष्य तलाश रही है, वो उसको कितना भरोसा होना चाहिए कि अगर हम योगाभ्यास करते हैं या योगा पे डिग्री लेते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव उनके भविष्य में देखने को मिलेंगे? और जी, क्योंकि आजकल जो लोग योग सीख रहे हैं इन यूनिवर्सिटी और इन अदर इंस्टीट्यूट, उनका एक एम है कि मेरे को योगा टीचर बनना है, इसलिए वो लोग सीख रहे हैं। पर इसमें कोई गलत नहीं है, वो जहाँ वो सीखना चालू कर देते हैं, क्योंकि योग का एक अपना एक नशा है। नशा आप ये लीजिए कि आप करते रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। आप जब आए थे योग में, आपने सिर्फ ये सोचा होगा कि मेरी नौकरी लग जाए, मैं विदेश चले जाऊं, पर जब आप करने लग जाते हो तो आपको ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। फिर आपका मन लगता है, आपका शरीर अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा जो नई पीढ़ी है, आपका कोई भी एम है योग करने का, वो बुरा नहीं है, पर आप करते रहो, आपको खुशी मिलेगी, आपको समृद्धि मिलेगी, और आप की जो लाइफ है, जिंदगी है, वो काफी लोगों से अच्छी होगी। आप जब 50-60 साल के हो गए तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि मैं 1000 लोगों से अच्छा हूं आज के टाइम पे। ओके, एक जाते जाते आपको भोजन में क्या पसंद है? अगर मैं पहाड़ की बात करूं, कौन सा सबसे अच्छा लगता है और जब आप यहाँ आते हैं तो उसका लुत्फ उठाते हैं? एक खिचड़ी सबसे अच्छी लगती है, और एक हमारे गांव में कोणी होती है, पता नहीं आपने सुना कि नहीं होगा, एक कोणी बनती है हलवे की तरह, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करना चाहूंगा। और हमारे यहाँ योग के लिए कहते हैं, ओम संगच्छ ध्वंग संवध्वंग संगमवनासी जानताम देवा भागं यथा पूर्वे सज्जा नाना उपासते। और हम सब उत्तराखंड के लिए ये बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारे बीच का एक उत्तराखंडी आज बीजिंग का सबसे बड़ा योग गुरु है और जिनका नाम है मोहन भंडारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि आज आपसे हमारी चर्चा हुई, ये सौभाग्य मिला। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा हमारे कई उत्तराखंडियों को आप देश दुनिया में ऐसा मौका दें ताकि वो हमारे योग को देश दुनिया में पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू सो मच, नमस्ते।